जय हिंद दोस्तों, हेलो डे मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, आज मैं आपसे धर्मांध हैवानों की हत्यारी भीड़ यानी कि मॉब लिंचिंग के बारे में बात करूंगा। मध्य प्रदेश की सिवनी में कुरई सिमरिया गांव में बजरंग दल और श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने गाय काटने के शक में मॉब लिंचिंग करते हुए 3 आदिवासियों को इतना पीटा कि 2 आदिवासियों की मौत हो गई और एक आदिवासी युवक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। गाय काटने के शक में होने वाली मॉब लिंचिंग की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की अफवाहें फैलाकर कई बेकसूरों को कातिल हैवानों की भीड़ ने अपना निशाना बनाया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश या उसकी सरकार के लिए इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि लोग हैवानों की तरह झुंड बनाकर सड़कों पर उतरे और झूठे सच्चे इल्जाम या बहाने तलाश कर लोगों को अपना शिकार बना लें। ये विडंबना उस वक्त और बड़ी हो जाती है जब सड़कों पर उतरकर तांडव करते इन हैवानों को सरकार में शामिल लोगों का घोषित समर्थन मिल जाता है। और इसे तो विडंबना की पराकाष्ठा ही कहा जाना चाहिए कि सड़कों पर जारी हैवानियत के मामले में गूंगी बहरी बनी सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत कानून बनाने के लिए कहे और अदालत के आदेश के बावजूद सड़कों पर हैवानियत का यह नंगा नाच जारी रहे। बल्कि सरकार के मंत्री सड़कों पर जारी इस कत्लेआम को अपने मुखिया की शोहरत से जोड़कर ऐसी घटनाओं को और बढ़ा चढ़ाकर पेश करें। हम बात कर रहे हैं भारत में पिछले कुछ सालों से सड़कों पर नजर आने वाली उस हत्यारी भीड़ की जिसकी हरकतों को आज मॉब लिंचिंग भी कहा जाता है। क्या यह हैरानगी की बात नहीं है कि आज तथाकथित धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अनेकता में एकता जैसे शब्दों से परिभाषित किए जाने वाले हमारे देश भारत में आज धर्म, मजहब, जात पात, खान पान, पहनावे ओढ़ावे और धर्म मजहब के संस्कारों को रोकने या थोपने के नाम पर सड़कों को बेगुनाहों के खून से लाल किया जा रहा है। और हैरानगी की बात तो यह है कि इस कत्लेआम के जिम्मेदार वो स्वयंभू धर्म रक्षक हैं जिनके धर्म ग्रंथों में अहिंसा परमो धर्म और वसुदेव कुटुंबकम जैसे वाक्य लिखे हैं। ये कातिल खुद को उस धर्म का रक्षक बताते हैं जिसके धर्मावलंबी सारी दुनिया में अहिंसा और सहिष्णुता के प्रतीक होने का दावा करते आए हैं। इस मॉब लिंचिंग के कारण भले ही अलग अलग बताए जाते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में मारे गए लोगों के आंकड़े ये बताते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के खिलाफ एक मुहिम की तरह यह सब हो रहा है। मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों में लगभग 90% से ज्यादा लोग अल्पसंख्यक और दलित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। इंडिया टुडे सहित कई मीडिया समूह की रिपोर्ट्स ये बताती है कि वर्ष 2014 के बाद मॉब लिंचिंग की घटनाओं में 97% की बढ़ोतरी हुई है। इनमें से 52% घटनाएं अफवाहों पर ही आधारित थी। इनमें से भी 86% घटनाओं में मुस्लिम, 10% घटनाओं में दलित और 3% घटनाओं में आदिवासियों को अपना निशाना बना गया, जिनमें धर्मांध हैवानों की भीड़ ने शक की बिना पर कई बेगुनाहों को कत्ल कर दिया। विश्वसनीय समझे जाने वाले मीडिया समूह राइटर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि वर्ष 2014 के बाद मुस्लिम किसानों से लगभग 2 लाख गाय या पशु कट्टरपंथी सांप्रदायिक संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा छीन लिए गए। मैं सांप्रदायिकता के आधार पर देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को या देश के दलितों को जातिगत दुर्भावना के आधार पर उन्हें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की जो साजिश की जा रही है वो निंदनीय है। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कभी बकरा ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश के दादरी में एक वायु सैनिक के पिता मोहम्मद अखलाक को गौमांस रखने के झूठे आरोप लगाकर मार दिया जाता है और फिर यह सिलसिला कश्मीर के जाहिर और अलवर के पहलू खां से होते हुए मेवात के अकबर खां तक जा पहुंचता है और वह आज भी निरंतर जारी है। ये घटनाएं सिर्फ एकाध प्रदेश में घटित हो रही हैं ऐसा नहीं है, बल्कि इनका दायरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड तक फैला हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि जिन जगहों पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं वहां भाजपा या उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। और इन हत्यारों को सरकार का किस तरह खुला समर्थन मिला हुआ है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब मॉब लिंचिंग करने वाले कुछ हत्यारे जेल से छूट कर आए तो झारखंड में मोदी सरकार के मंत्री जयंत सिन्हा ने उन्हें अपने निवास पर बुलाकर इन कातिलों को सम्मानित किया। मोदी सरकार के मंत्री द्वारा मॉब लिंचिंग के इन आरोपियों को इस तरह घर बुलाकर सम्मानित करना क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि एक विध्वंसक विचारधारा वाला संगठन और उसके रहमो करम पर चलने वाली इन सरकारों के कारिंदे इस कातिल भीड़ के खुले संरक्षणदाता हैं।
क्योंकि हैवानों की टोली सिर्फ उसी व्यक्ति, समूह या समुदाय को निशाना बनाती है जो इस विध्वंसक विचारधारा के संगठन से असहमति रखते हैं या उस संगठन के सांप्रदायिक एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं। फिर चाहे वो समाज में समान अधिकारों की मांग करने वाले दलित हों या फिर सांप्रदायिक विचारधारा रखने वाले संगठन की नीतियों के मुखर विरोधी गौरी लंकेश, कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे और पुरुमल बुरगन जैसे लोग हों जिन्हें सांप्रदायिक संगठन के लोगों ने मौत की नींद सुला दी। अगर आप हम ये सोचते हैं कि ये सिलसिला किसी अखलाक अकबर या गौरी लंकेश पर जाकर थम जाएगा तो हम गलत सोचते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस तरह फैली सांप्रदायिकता की आग से कई मुल्क तबाह और बर्बाद हुए हैं, कई नस्लें बर्बाद हुई हैं। लिहाजा इस आग से अछूते वो लोग भी नहीं रहेंगे जो आज अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हित साधने के लिए इन हथियारों की फौज को संरक्षण देकर तैयार कर रहे हैं। हालांकि इस मामले से जुड़े सवाल पर जुलाई 2018 में मोदी सरकार के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ये कहकर अपनी सरकार का पल्ला झाड़ चुके हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के पास अलग से मॉब लिंचिंग के कोई आधिकारिक आंकड़े मौजूद नहीं है। लेकिन मॉब लिंचिंग की मूल वजह तो सांप्रदायिक सोच ही है। लिहाजा यदि हम देश में बढ़ती सांप्रदायिकता पर बात करें तो देश के मौजूदा हालात कितने भयानक होते जा रहे हैं, इस बात का अंदाजा खुद मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में दिए गए इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। पिछले माह मार्च 2022 में ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर और भाजपा के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह बताया कि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2016 से 2020 तक देश में 2,76,273 दंगे हो चुके हैं, यानी औसत प्रतिदिन देश में 150 दंगे हुए। और हाँ, ये आंकड़े सिर्फ 2020 तक के हैं। पिछले 2 सालों में इस तरह के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, वो संख्या इनमें शामिल नहीं है। और एक बात, इन मामलों में दलित उत्पीड़न के मामले भी शामिल नहीं है। सांसद दानिश अली के सवाल का जवाब देते हुए मोदी सरकार के गृह मंत्री बताते हैं कि वर्ष 2016 से 2020 तक दलित उत्पीड़न के 1,61,117 मामले दर्ज हुए। यानी अगर इस मान से देखा जाए तो देश में प्रतिदिन अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दंगों और दलित उत्पीड़न की लगभग 250 घटनाएं, 250 घटनाएं रोज होती हैं। क्या ये आंकड़े सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाली सरकार के दावे की पोल खोलने के लिए काफी नहीं है? हालांकि इस मॉब लिंचिंग के खिलाफ वर्ष 2017 में महात्मा गांधी के रिश्तेदार तुषार गांधी ने सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह के जरिए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सहित दिगर सरकारों को मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कड़े कानून बनाने के निर्देश दिए थे। लेकिन राजस्थान, बंगाल और मणिपुर के अलावा किसी सरकार ने अदालत के निर्देश पर अमल में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजन आज भी देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये घटनाएं और इनसे जुड़े ये आंकड़े बताते हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा पूरी तरह से बेमकसद और बेमानी है। बहरहाल ये थी मॉब लिंचिंग पर मेरे दिल की बात पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।